नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इस पे काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रश्न उठता है साथी आपका, चाहे वह दिल्ली पुलिस हो, चाहे वह यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी पेपर हो साथी, या फिर आपका बिहार पुलिस हो, या फिर साथ ही कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, वन लाइनर एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी आज आपका क्लियर होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से जितना प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, सारा एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। जिन साथी को यह पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे साथी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात बता दें साथी, यह कल का जो क्लास था वो आपका बेसिक इतिहास का क्लास था। इतिहास क्या होता है, भारतीय इतिहास का विकास किस प्रकार से हुआ, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, इस पे क्लास था। तो कल का क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको आज का क्लास और भी बेहतर लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह आज का हम लोग कंटेंट को, सिंधु घाटी सभ्यता को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था साथी, यह आपका 250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व किसे कहते हैं, हम कल के क्लास में बता दिए हैं कि साथी ईसा पूर्व वो होते हैं जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के कालखंड होते हैं। ठीक है, उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो कालखंड होते हैं उसको हम ईसवी कहते हैं। तो इसको आप लोग दोनों का याद रखिएगा, दिक्कत ना हो। आगे बात करें तो हड़प्पा जो है साथी, यह हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो याद रखेंगे यह हमें मिलता है साथी 1826 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था इसका खोज, तो चार्ल्स मेंशन के द्वारा किया गया था। आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम कब खोज किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, देखिए क्वेश्चन यहीं से उठता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए गलती कर देते हैं। हड़प्पा टीले का जो खोज था, सिंपल बात है, यहाँ से हमसे क्या पूछेगा, इतना ही पूछेगा ना। तो याद रखेंगे यह 1826 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो चार्ल्स मेंशन के द्वारा हुआ था। अब बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुई थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, साथ में इसको कांस्य युगीय सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके एक ही नाम 3-4 है। ठीक है, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, सारा नाम को आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कहता है साथी यहाँ पे इन लोगों को तांबे में 3 मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, तो कांस्य सभ्यता कहा गया। याद रखिएगा, ठीक है, कांस्य का प्रयोग करते थे साथी, इसलिए यह सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी साथी, सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी यह आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। और सबसे पहले इसी स्थान की खोज की गई थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले खोज की गई थी यह राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे यह कौन थे, तो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, आपसे दे दिया जाएगा, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप याद रखेंगे कौन थे, द्रविड़ थे और कौन थे, भूमध्य सागरीय थे। यह साथी एक नगरीय सभ्यता था। कौन, सिंधु घाटी जो सभ्यता था यह एक नगरीय सभ्यता था, यह भी आप विशेषता याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था यह कौन था, तो लोथल था। अब बंदरगाह क्या होता है साथी, याद रखेंगे बंदरगाह होता है उस देश का, उस राज्य का जो वस्तु होता है, ठीक है, वह वस्तु का आयात और निर्यात होता है। ठीक है, किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे राज्य से अगर कोई वस्तु आ रहा है तो वह वस्तु साथी क्या होगा, तो वही बंदरगाह पे रुकेगा, ठहरेगा। अगर कोई वस्तु उस देश में जा रहा है तो वह बंदरगाह से ही खोलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का स्टैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे साथी फैक्ट्री भी कह सकते हैं, जहाँ पे साथी सारे वस्तु रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिंपल शब्द में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पूछ देगा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। ठीक है, यह लोथल था, बहुत बड़ा था, याद रखिएगा। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा,
सिंधु सभ्यता जो थी यह साथी लिपि भावनात्मक चित्रात्मक थी, ठीक है, भावनात्मक और चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए साथी ग्रिड पद्धति को अपनाया जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा सिंधु सभ्यता में पूछ देगा कि घरों को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था, तो याद रखेंगे आपका ग्रिड विधि का प्रयोग किया जाता था, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु जो समाज था यह क्या था, तो मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। आपको ऑप्शन में फंसाया जाएगा, तो याद रखिएगा जो सिंधु समाज था साथी वह आपका मातृ सत्तात्मक था, ना कि पितृ सत्तात्मक, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप लोग से विनती है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है, समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से समझा पाएँ, ठीक है। आप लोग से विनती है कि आप लोग अगर अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो स्किप करने से पहले अपना फीडबैक देकर जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इस चैनल से जुड़िएगा, ताकि अपना परिवार जब बड़ा होगा साथ ही आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे और भी बेहतर से बेहतर चीज़ लाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग शेयर करते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है मोहनजोदड़ो से नर्तकी, ध्यान दीजिएगा, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। आपसे पूछा जाएगा नर्तकी का जो मूर्ति मिला है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और याद रखेंगे सेंधववासी दशमलव प्रणाली का पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सेंधववासी जो थे यह क्या करते थे, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित वाटों का प्रयोग करते थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो लोथल में मिट्टी से निर्मित साथी घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यहाँ गाय के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ से पे गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मिट्टी के जो निर्मित है साथी घोड़े की प्रतिमा वह प्राप्त होते हैं। कहाँ से, तो लोथल से। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जो बतख होता है साथी वह पवित्र मानते थे, कौन, तो सिंधुवासी। सिंधु के लोग जो थे वो बतख को क्या करते थे, पवित्र मानते थे। और जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगन से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होते हैं जोते हुए खेत के साक्ष्य, सर्वप्रथम तो कालीबंगन से प्राप्त होते हैं, याद रखेगा। साथ ही यह आपका यहाँ पे याद रखेंगे नकादी सार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य जो है यह भी आपको कालीबंगन से मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जो हम आपको लास्ट में बता देंगे, जो कि आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका स्थल आ गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुछ रखिए या ना रखिए, वन डे एग्जाम के लिए, वन लाइनर एग्जाम के लिए आपको यह याद रखना होगा। सबसे पहले जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है साथी, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट के समीप में है। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास। और चनहुद्रो जो है यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास ही है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, अपना भारत में है साथी, यह घंघर नदी के पास है। लोथल जो है गुजरात में है, फोगवा नदी के पास है। रोपन जो है पंजाब में है, सतलज नदी के पास है। और आपका क्या है, तो आलमगीरपुर जो है यह आपका मेरठ है, जो कि हिंडन नदी के पास है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम बात करें तो रंगपुर जो कि गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है। और आपका बनावली जो कि हरियाणा में रगोई नदी के किनारे है। और सतपुर सुतकांगे डोर जो है यह साथी पाकिस्तान के दासक नदी के पास है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु सभ्यता का जो सबसे अधिक स्थान है वो कहाँ है, क्या वह पाकिस्तान में है या फिर भारत में, तो याद रखिएगा वह भारत में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है इसको हम क्या कहते हैं, तो अन्नागार कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी जो इमारत है उसको हम क्या कहेंगे, अन्नागार कहेंगे। इसी तरह से अपना नोट्स बनाइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इनकी मुख्य फसल जो है गेहूं है और जौ थी, साथ ही यह भी याद रखेगा। हम कल भी बताए थे कि मनुष्य जो हैं वो सबसे पहले कौन से फसल का प्रयोग किए थे, कौन सा फसल सबसे पहले उपजाए थे, ये हम कल बताए थे आपको, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कल के क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे हम बात करें तो साथ ही सूती एवं ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग यह करते थे, कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। उसके बाद अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड का मतलब है साथी
जिसमें हवन वगैरह किया जाता है उसको, ठीक है। वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो लोथल या फिर कालीबंगा से प्राप्त होता है। और इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी हवन उवन होता था, उस समय भी लोग पूजा पाठ ये सब करते थे, इससे हमें यह प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो याद रखेंगे कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे काली चूड़ियाँ हैं। और मन के बनाने के कारखाने कहाँ थे, तो लोथल तथा चनहुद्रों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बता दिए थे, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे क्लास को पूरा देखिएगा। कहता है चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, साथी इसको याद रखेंगे। और हड़प्पा का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की मोहरे जो थी, ठीक है, स्टाम्प मोहर जो था, यह साथी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे हड़प्पा की मोहर पर एक सींग वाले पशु थे, ठीक है। एक सींग वाले पशु की हमें चित्र प्राप्त होती है। और इससे क्या पता चलता है, तो याद रखेंगे यह मोहरें जो थी यह आपका स्टेलाइट धातु की बनी थी, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा धातु कौन सा था, तो स्टेलाइट धातु। हड़प्पा में जो मोहरें थी इसमें चित्र किसकी थी, तो एक सींग वाले पशु की थी। नेक्स्ट हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे यह मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे, याद रखेगा। और पशुओं में कुंवर वाले सांड की पूजा करते थे, ठीक है। इस दो चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब जमीन की पूजा करते थे, अपनी माता की पूजा करते थे। जमीन को मातृ देवी कहा जाता है, एक प्रकार से इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये लोग सूती तथा ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये साथी लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासा खेलना ये सभी प्रयोग करते थे। मनोरंजन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो साथी मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे, इस प्रकार से ये सब करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बिंदु पे कहता है इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, ठीक है, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरीकोटा कहा जाता था, ठीक है। आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसको क्या कहते थे, तो टेरीकोटा कहा जाता था, ठीक है, याद रखेगा। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्य वृत्ति जो थी यह भी प्रचलित थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ याद रखिएगा, सिंधु समाज में भी क्या थी, तो पर्दा प्रथा था, ठीक है। उस समय के लोग भी पर्दा करते थे, उस समय की जो महिलाएं थी उसमें पर्दा की प्रथाएं थी, तो इसको याद रखेंगे। और वेश्यावृत्ति जो थी उस समय भी विद्यमान थी, उस समय भी लोग वेश्यावृत्ति को क्या करते थे, उस समय के समाज में भी विद्यमान थी। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा साथी, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उन पर काले रंग का डिजाइन करते थे। यह था साथी आपका चित्रकला या फिर आर्ट्स एंड कल्चर का क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी का प्रयोग किस चीज़ में करते थे, तो याद रखेंगे बर्तन बनाने में करते थे। आपसे पूछ दिया जाएगा सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे उस पर किस प्रकार के रंग होते थे, तो याद रखेंगे यह काले रंग होते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका इस बार एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जो कि यह अंतिम प्रयास है साथी, इसके बाद आपको बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो लगा दीजिए जी जान और इस बार क्रैक कर लीजिए, अपना हक का लड़ाई है, अपना एक स्थान क्लियर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विनाश का कारण बाढ़ को माना गया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विलुप्त होने का कारण है वह बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा माना गया है कि यह इसको बाढ़ आया और क्या हो गया, इस सभ्यता के इस पूरे गांव को उड़ा कर ले गया। लेकिन यह पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता है, बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग चीज़ बताए जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। अब आपका आता है साथी नेक्स्ट चैप्टर वैदिक सभ्यता, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैदिक सभ्यता। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, हम आपको एक क्लास में दो टॉपिक ख़त्म करेंगे ताकि आप जल्द से जल्द प्रिपेयर हो जाएं, फिर आपका हम टेस्ट सीरीज क्लास लाएंगे, ठीक है। जितना जीएस पढ़ चुके हैं सारा जीएस पे आधारित आपका क्वेश्चन लाएंगे और वह से आप तैयारी करिएगा, तब आपका जाके क्लियर होगा जीएस। 75 मार्क्स का जीएस है साथी, एसएससी में एमटीएस हो या फिर कोई भी, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बहुत सीरियस लीजिएगा, तभी आपका निकलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक साथी ऋग वैदिक काल, जिसका कालखंड की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है साथी, दूसरा जो है यह आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
दूसरा जो है यह आपका उत्तर वैदिक काल है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जिसको उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास का इसका कालखंड का क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं वैदिक काल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। किसका कथन है यह? मैक्स मुलर का कथन है कि जो आर्य थे साथी यह कहाँ से आए थे, तो दक्षिण एशिया से आए थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यह जो आता है ईरान का यह निवासी थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में यह बसे थे, यह आप लोग याद रखिएगा। किनका कथन है? मैक्स मुलर का। अलग अलग विद्वान हम बता दिए, अलग अलग विद्वान का अलग अलग कथन है, ठीक है। तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसको याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सटीक बात अगर हम बात करें तो मैक्स मुलर का जो ये कथन है इसी को प्रमाणित माना जाता है, ठीक है। हम बहुत सारे एग्जाम को देखे हैं साथी, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। आप लोग बस इस चैनल पे बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, कहता है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है उसको क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ये आर्य जो थे अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ मानते थे, सबसे श्रेष्ठ कहते थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो आर्य की जो भाषा थी वह क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। आप सभी को पता होगा प्राचीन काल में संस्कृत का सबसे ज़्यादा बोलचाल था और आर्य जो थे एक प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, मतलब ब्राह्मण कुल से आते थे, इसलिए ये क्या थे? तो संस्कृत भाषा को मानते थे, याद रखिएगा। अगर बात करें हम आगे तो याद रखेंगे साथी। नेक्स्ट आपका है प्रशासन की इकाई से अगर बात की जाए आर्य समाज में वैदिक काल में तो यह 5 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र था। एक एक करके सब समझेंगे, कुल क्या होते हैं, ग्राम क्या होते हैं, सब समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्राम जो होता था साथी, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे, ठीक है। ग्राम की मुखिया को क्या कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे। विष का प्रधान विषपति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहते थे, ठीक है। 3 चीज़ आपको क्लियर हो गया, क्या? विष क्लियर हो गया, ग्राम क्लियर हो गया और जन क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आपका बचता है कुल और राष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। तो वर्तमान में आप यह भी देख सकते हैं साथी कि जो मंत्रिमंडल है, अपना मंत्रिमंडल, अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम पॉलिटी को। जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है, मंत्री जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है या नहीं? जल्दी बताइए, होता है या नहीं? होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक सभा था, जिस प्रकार से आज है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक सभा है जिसमें एक समिति होती है और यह समिति जो क्या करती है? तो राजा को सलाह देती है। आज वर्तमान में मंत्री परिषद का काम क्या है? तो मुख्यमंत्री को सलाह देना, प्रधानमंत्री को सलाह देना। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पढ़िए तो आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, युद्ध के लिए गविष्टित, ध्यान दीजिएगा, युद्ध के लिए गविष्टित शब्द का प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्टित शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। नेक्स्ट हम बात करें तो वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। जिस प्रकार से आज वर्तमान में हम पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं, तो ये प्रशासनिक ढांचा को जो सिंधु घाटी सभ्यता में, साथ ही सिंधु सभ्यता में जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको हम क्या कहते थे? तो वाजपति गोचर कहते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा, कहता है ऋग, यहाँ पे ऋग वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रशासनिक आधार पे हम समझ लिए, सामाजिक आधार पे हम समझ लिए। अब आपका क्या है? तो अब आपका आधार साथी व्यवसाय, मतलब व्यापार के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। यह सत्य नहीं है लेकिन पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को किसी प्रकार का किसी जाति को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समझना है, ठीक है। और यह वास्तविक में सत्य भी नहीं है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है आर्य का समाज में पितृसत्तात्मक था, ठीक है। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो क्या था? तो मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। वहीं पे अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जो वैदिक काल था या फिर आर्य समाज जो थे वो किसको मानते थे? तो पितृसत्तात्मक, मतलब
वंश वंश चलते रहेगा, उनका वंश चलते रहेगा। ठीक है, यह पितृसत्तात्मक का मतलब होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसकी मुखिया कौन होते थे? तो पिता होते थे और उसके कुलप कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी, यह भी आप लोग याद रखेगा। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय। आर्य समाज में बाल विवाह का और प्रथा का जो था, यह इसका चलन नहीं था। ठीक है, ये बाद में आया है, जो कि साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास में विलियम बेंटिक के द्वारा और भी बहुत अलग अलग विद्वान, अलग अलग वायसराय अंग्रेजों के द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया गया है। यह भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे, जब आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे तब। ठीक है, विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। देखिए कितना अच्छा बात था, लेकिन ये जो आगे बाद में हम देखेंगे इतिहास को, तो ऐसा नहीं था। विधवा हो जाने के बाद उसको क्या किया जाता था? तो उसको विधवा पूर्ण विवाह पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, आगे चल के शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, बाद में ये सब चीज़ में बदलाव हुआ है, जो कि आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे। आधुनिक काल में ये सब नहीं है, सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा कनेक्ट करते चल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीवन भर जो अविवाहित रहती थी उस महिला को क्या कहते थे? तो अमाजू कहते थे। और आर्यों का प्रिय पेयजल जो था वो क्या था? तो सोमरस था। सोमरस का मतलब होता है मदिरा, जिस प्रकार से याद रखिएगा। और यह वनस्पति से बनाया जाता था, मतलब यह साथी प्राकृतिक रूप से था। यह ऐसा नहीं मदिरा जो वर्तमान में हम लोग मदिरा देख रहे हैं जानलेवा होता था, वैसा मदिरा नहीं था। यह प्राकृतिक था, पेड़ पौधे मतलब फल उल से बनते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था यह पशुपालन था और कृषि करना था। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और आर्य जो थे, ये आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था, जिसको हम प्रिय देवता इंद्र के थे। ठीक है, और इसके प्रिय जो देवता थे, ईश्वर जो थे, ये कौन थे? तो इंद्र की यह लोग पूजा करते थे। कौन? आर्य समाज के लोग इंद्र की पूजा करते थे। और इनका जो पशु था, प्रिय प्यारा जो पशु था, वो कौन था? घोड़ा था। उन्हीं कपड़े को सामूल्य कहते थे। ठीक है, उन्हीं कपड़ों को यह क्या कहते थे? सामूल्य कहते थे। यह भी आप लोग याद रखिए, पूरा डिटेल। देखिए इससे ज़्यादा आपको बड़ा से बड़ा यूट्यूब चैनल, बड़ा से बड़ा कोचिंग भी आपको नहीं पढ़ाएगा साथी। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि क्लास को पूरा देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अश्म कहा जाता था। सबसे पहला जो आर्य के द्वारा खोजा गया धातु था, आपसे पूछेगा तो कौन था? लोहा था। और आपको याद होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस तत्व का खोज हुआ था, किस धातु का खोज हुआ था? तो वह था आपका तांबा। ठीक है, कांस्य युग जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लोहा का प्रयोग हो गया है, तो ये चीज़ दो को आप लोग याद रखेगा। उसके बाद तांबा लोहित अश्व का भी खोज किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। और गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दंड तथा देशद्रोह का प्रावधान था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है साथी कि ध्यान देंगे, ऋग्वेद में उल्लेखनीय सभी नदियां में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान तथा पवित्र माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेदिक में सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र अगर किसी नदी को माना गया है तो वह सरस्वती नदी थी। यह आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ऋग्वेद में साथ ही गंगा नदी का उल्लेख एक बार तथा यमुना नदी का जो उल्लेख है यह आपका 3 बार हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एकदम डेप्थ में बता रहे हैं, याद रखिएगा। तथा यमुना नदी का जो उल्लेख है साथी, यह आपको 3 बार मिला है, जिसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है यह आपका सबसे अधिक बार देखने को मिला है, क्योंकि साथ ही सिंधु नदी जो था यह आपका उत्तर वैदिक काल के समकालीन था, इसलिए इसका साथ ही सबसे अधिक आपका उल्लेख देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं, ऋग्वैदिक हम लोग कर लिए हैं, अब क्या करेंगे तो उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। जितना भी ऊपर बताया गया है आप सभी से विनती है कि क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपका दिल्ली पुलिस इस बार नहीं छूटेगा, गारंटी है। यूपी पुलिस नहीं छूटेगा, गारंटी है आपका। उसके बाद आपका बिहार पुलिस नहीं छूटेगा, गारंटी है। आपका एसएससी एमटीएस नहीं छूटेगा, गारंटी है। बस आप यहाँ पे बने रहिए। कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति भी देवता सबसे प्रिय हो गए थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो था वह प्रजापति देवता का सबसे प्रिय हो गए थे। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को देवता माना गया था, याद रखिएगा।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसको माना गया, तो प्रजापति देवता को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय कर ली गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक जो काल था साथी, इसमें क्या हुआ था, तो जन्म के आधार पर यहीं से होता है भेदभाव, यहीं से होता है विभाजन। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से विभाजन हो गया कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर उसको क्या किया गया, तो उसको वर्ण में व्यवस्था में बांट दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जन्म के आधार पर नहीं, उसके व्यक्ति के कार्य के आधार पर होना चाहिए था। इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही हल को सीरा तथा हल को रेखा को सीता कहते थे। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल को रेखा भी कहते थे, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करें तो आपका नेक्स्ट है कि सत्य में जयते, जिसका मतलब होता है साथी सत्य की विजय होता है। और यह आपका सबसे पहले कहाँ मिला है, तो याद रखेंगे यह आपका मुंडकोपी उपनिषद में मिला है। ठीक है, सत्य में विजयते का जो सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता है वो हमें साथी ऋग वैदिक काल में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और किस खंड से मिलता है, तो यह आप रखेंगे याद कि यह आपको मुंडकोपनिषद में से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किस स्थान पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ ही याद रखेंगे यह आपका कौशाम्बी नगर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि महाकाव्य जो थे, यह आपका महाकाव्य दो थे, एक महाभारत थे और एक रामायण था। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीनतम अगर बात की जाए तो वह महाभारत था, साथ ही याद रखिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीनतम रामायण था, याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे तो नेक्स्ट आपका आता है साथी महाभारत का पुराना नाम जो था यह क्या था, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम जय संहिता था। ठीक है, विश्व का ध्यान रखिएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत का प्राचीनतम नाम आपसे पूछा जाएगा तो जय संहिता, और यह सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और गोत्र नामक संस्था का जन्म ही उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, ये जो गोत्र संस्था है, आपका गोत्र कैसा है, आपका गोत्र क्या है, यह पूछा जाता है किसी व्यक्ति से, तो याद रखेंगे यह उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था। तो इस प्रकार से साथी आपका सिंधु घाटी सभ्यता होता है समाप्त, उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। कुछ बचा हुए इंपॉर्टेंट बात हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक जो थे वह ध्यान दीजिएगा कब, तो साथ ही ऋग्वैदिक काल में योग दर्शन जो थे यह आपका पतंजलि के द्वारा इसका प्रवर्तक किया गया था, मतलब प्रतिपादित किया गया था। न्याय दर्शन थे गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा किया गया था। चार्वाक दर्शन आपका चार्वाक के द्वारा किया गया था। आपको यही पढ़ना होता साथी, जब कोई व्यक्ति फिलोसफियर बनना चाहता है तो उन सभी को यही दर्शन शास्त्र पढ़ना होता साथी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यह चार्वाक दर्शन जो होता है यह उस व्यक्ति को पढ़ना अनिवार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यह विषय है साथी, चार्वाक दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो संख्या दर्शन आता है जो कि कपिल मुनि द्वारा सबसे प्राचीन है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे पूछ देगा भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है, तो याद रखेंगे संख्या दर्शन, जो कि कपिल मुनि के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद आपका पूर्व मिशाशा आता है, पूर्व मिशाशा आता है जी की साथ ही जेमिनी राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उत्तर मिशाशा आता है, वादर राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और अंतिम जो है यह आपका वैश्विक दर्शन आता है साथी, जो कि यह आपका कनाक या फिर उल्कुक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रकार से साथी आपका होता है समाप्त। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कल का क्लास आप लोग जरूर देखेगा। और लगातार साथी आपका जीएस का टॉपिक जो है यह इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम डेली बोलेंगे कि आप लोग डेली क्लास कीजिए, तभी आपका जीएस बढ़िया होने वाला है। कल का जो क्लास होगा वो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, सब यहाँ पे आपका क्लियर होगा। और यहाँ से आपका साथी उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल पूरा और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा साथी, याद रखेगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1 से 2 बार इस क्लास को देखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। और साथ में साथ ही इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, आप सभी से विनती है, ताकि हम आप
परिवार बड़ा हो पाएगा, तभी साथ ही हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे और भी बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए अवेलेबल करवा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।